तो हम पढ़ रहे थे गुट निरपेक्षता के उद्देय के कारण। तो हमने पढ़े उद्देय के कारण। अब आगे देखो कि जो गुट निरपेक्षता है इसमें सम्मेलन जो शिखर होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। गुट निरपेक्षता के समन्वयक ब्यूरो की सम्मेलन। गुट निरपेक्षता जो संगठन है उसमें कितने, तो पहला गुट निरपेक्षता के समन्वयक ब्यूरो की बात करें, इसे 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों। पहला जो है वो है समन्वयक ब्यूरो, दूसरा जो है इसका वो सम्मेलन। अब देखो सम्मेलन है उसे वापस कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2। पहला है वो विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन। तो गुट निरपेक्षता के सम्मेलन पूछ ले या गुट निरपेक्षता के जो सम्मेलनों का आयोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, समन्वयक ब्यूरो और सम्मेलन। बात करें कि समन्वयक ब्यूरो क्या होता है कि इसमें सदस्य संख्या 66 होती है। कितनी होती है? सदस्य संख्या 66। कि समन्वयक ब्यूरो में जितने भी गुट निरपेक्षता के देश हैं उनमें से 66 देश इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे, जो प्रारंभिक प्रारूप को तैयार करते हैं। प्रारूप को तैयार करना कि इनका वर्ष भर में लगातार चलता रहता है, कि वर्ष भर में ये स्थायी रहते हैं। सम्मेलन का जो प्रारंभिक रूप होता है उस प्रारूप को तैयार कौन करते हैं? समन्वयक ब्यूरो के सदस्य तैयार करते हैं। कितनी सदस्य संख्या होती है? 66। इसके बाद जब प्रारंभिक प्रारूप तैयार हो जाता है तब आता है विदेश मंत्रीय स्तरीय सम्मेलन, कि जितने भी प्रतिनिधि देश हैं, प्रतिनिधि देशों के मंत्रियों की बैठकों का आयोजन होता है, आयोजन करते हैं। और प्रत्येक मंत्री जब बैठक का आयोजन करता है तब वो क्या करता है कि वो एक प्रारूप तैयार करता है। अंतिम प्रारूप माना जाता है, जिसे तैयार करने के बाद कि कहाँ पर सम्मेलन होगा और कितने राष्ट्र भाग लेंगे, सभी को बुलाने का काम करता है विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन, कि जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि देशों के सदस्य भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद वो अंतिम प्रारूप बनाते हैं। और अंतिम प्रारूप बनाने के बाद सम्मेलन के लिए, जब शिखर सम्मेलन होता है उसके लिए सभी को आयोजित करते हैं। इस शिखर सम्मेलन में पूछ ले कि देश के प्रमुख प्रतिनिधि व अतिथियों को बुलाया जाता है। जिसमें सभी राष्ट्र, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सहयोग करना या फिर जितनी भी समस्याएं हैं का निदान से संबंधित चर्चा करना, विकास से संबंधित चर्चा करना और संधियां व समझौते करना जैसे कार्य करता है। आपसे पूछ ले, लास्ट जो होता है तीसरा रूप शिखर सम्मेलन होता है, अंतिम प्रारूप, जिसमें देश का प्रमुख प्रतिनिधि होगा
जो लीडर होगा वो भाग लेगा, जिसमें अतिथि भी आते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। ये एक दूसरे देश का सहयोग करने का कार्य करते हैं। इसके बाद पूछ ले समस्याओं के निदान पे बातचीत करते हैं और विकास से संबंधित कार्य करते हैं और संधियां या समझौते जैसे कार्य करते हैं। अभी तक की बात करें, वर्तमान तक देश में 16 शिखर सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। कि अभी तक गुट निरपेक्षता के कितने शिखर सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है? 16। कि गुट निरपेक्षता के शिखर सम्मेलन है वो 16 हो चुके हैं। पूछ ले कि 16वां शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कि 16वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो कहाँ हुआ था? पूछ ले कि बेलग्रेड के अंदर हुआ था। पहली पूछ ले कि शिखर सम्मेलन पहला कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। ये पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में और 16वां शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। अब देखो कि ये इसके सम्मेलन हैं गुट निरपेक्षता के। इसके बाद आता है गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां या प्रमुख कार्य। कि गुट निरपेक्षता बढ़ने के बाद कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की? तो क्या कहोगे? गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां। गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां। कि गुट निरपेक्षता ने कौन कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया है? तो देखो, पहली उपलब्धि हासिल की थी शीत युद्ध को स्थिरीकरण। पहली उपलब्धि कौन सी है? कि गुट निरपेक्षता ने शीत युद्ध को स्थिर कर दिया। कहने का मतलब कि दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जिस तेज गति से शीत युद्ध बढ़ रहा था, कहने का मतलब कि दोनों महाशक्तियां हैं वो अपने विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी, एक देश दूसरे देश पे बढ़ावा दे रहे थे और अपने संगठन या अपने क्षेत्र में सम्मिलित करने की कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अमेरिका या सोवियत खेमे में सम्मिलित हों। लेकिन गुट निरपेक्षता ने एक नवीन आयाम पैदा किया कि आप अपना विकास करना चाहते हो तो दोनों महाशक्तियों के साथ सम्मिलित मत हो। एक तीसरी जो विचारधारा है जो सभी का साथ और सभी का विकास चाहती है उसके साथ सम्मिलित हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नवीन देश थे वो गुट निरपेक्षता के साथ जुड़ते गए और इन दोनों महाशक्तियों के साथ नहीं जुड़े। तो इनके मध्य क्या है, धीरे धीरे जो शीत युद्ध को लेके अपना प्रदर्शन को लेके एक दूसरे की होड़ को लेके प्रतिस्पर्धा जो चल रही थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, शांत होती गई। इसके बाद पूछ ले आपसे कि जैसे जैसे शांत हुई तो गुट निरपेक्षता है उसका महत्व बढ़ता गया। फिर इसके बाद गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्राप्त। 2 नंबर कौन सी है? गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्राप्त। कि जो गुट निरपेक्षता एक सम्मेलन था, एक संगठन था, इस संगठन को दोनों गुटों से मान्यता मिली है। कहने का मतलब सोवियत संघ और बात करें कि सोवियत संघ और अमेरिका से क्या मिली हुई मान्यता। कहने का मतलब कि दोनों को गुट निरपेक्षता से दोनों को मान्यता कैसे मिली है गुट निरपेक्षता को,
कि दोनों को ये लगता था कि गुटनिरपेक्षता के जितने भी देश हैं वो सोवियत संघ महाशक्ति से जुड़े हैं, अमेरिका को ये लगता था कि अमेरिका महाशक्ति से जुड़े हुए, लेकिन वास्तविक स्थिति थी कि ये किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़े हुए थे। तो ये देश हैं वो अपने साथ इन्हें जोड़ने के लिए या अपने साथ बनाए रखने के लिए या फिर गुटनिरपेक्षता को अपने खेमे में शामिल होने का दावा करते थे, जिस कारण गुटनिरपेक्षता को क्या मिली है, दोनों गुटों से मान्यता मिली है। अब आपसे पूछ ले कि मान्यता तो मिल गई गुटनिरपेक्षता को, मान्यता हासिल करना भी बहुत बड़ी बात होती है, वो किसने प्राप्त कर ली, गुटनिरपेक्षता ने। फिर है तीसरी जो कामयाबी इन्होंने हासिल की थी, पहली तो शीत युद्ध को स्थिर करना, दूसरा गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्राप्त करना, और तीसरी विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। तीसरी उपलब्धि जो हासिल की या तीसरी जो महाशक्ति इन्होंने हासिल की थी वो है कि विश्व राजनीति, विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। कि गुटनिरपेक्षता ने तीसरी जो उपलब्धि हासिल की थी, तीसरा जो मुख्य मुकाम पाया था वो है विश्व राजनीति। विश्व में लगभग 200 देश हम मानते हैं, 200 देशों की अलग अलग से अपनी शासन व्यवस्था है। संघात्मक बात करें कि सभी का संविधान अलग है, तो दोनों महाशक्तियों के कारण कि कोई देश है वो किसी भी महाशक्ति से अलग अलग महाशक्तियों के साथ जुड़े हुए थे, तो महाशक्तियों के मध्य क्या था कि दोनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष था, और उस संघर्ष को कम करने का कार्य किसने किया, गुटनिरपेक्षता ने किया। पूछ ले कि गुटनिरपेक्षता ने दोनों के मध्य संघर्ष को कम करने का कार्य कैसे किया, तो ये कहोगे कि जो संघर्ष पैदा हुआ था, जो मारपीट जैसी स्थिति बनी थी भयभीत करने वाली, तो गुटनिरपेक्षता ने एक तीसरी अर्थव्यवस्था का विकास करके मुकाम हासिल करके मध्य में सभी देशों को क्या कर दिया कि एक नई विचारधारा का जन्म दे दिया, जिस कारण पूरा विश्व है वो शांति की ओर चलने लगा। कहने का मतलब सभी क्या चाहने लग गए, शांति। इसके बाद 4 नंबर जो उपलब्धि हासिल की थी, शीत युद्ध को युद्ध में परिणित होने से रोकना। कि शीत युद्ध क्या था, वाक युद्ध था। हमें सभी को पता है कि शीत युद्ध एक वाक युद्ध था कि अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या विचारधाराओं के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध। तो ये युद्ध मतलब कि किसी भी देश पे आक्रमण न हो। कहने का मतलब बात करें कि दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ, हमने पढ़ा था कि क्यूबा संकट हुआ था एक 1962 के अंदर, क्यूबा संकट पढ़ा था। क्यों हुआ था, क्योंकि क्यूबा संकट जुड़ाव किसके साथ था, सोवियत संघ के साथ, और अमेरिका इसका जुड़ाव नहीं चाहती थी कि ये सोवियत संघ के साथ न जुड़े। इसी कारण जो छोटे छोटे देश थे उनको एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति के बारे में यही सोचती थी कि अमुक देश है वो दूसरी महाशक्ति के साथ न जुड़े, और दूसरी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़ेगा तो अगर जुड़ गया तो उस पर दबाव बनाया जाता था हमला करने की। तो लेकिन गुटनिरपेक्षता के कारण गुटनिरपेक्षता ने अपने साथ सम्मिलित करने का सोचा। जितने नवीन देश थे वो धीरे धीरे किसके साथ सम्मिलित होते गए, गुटनिरपेक्षता के साथ। और गुटनिरपेक्षता क्या चाहती थी, शांति चाहती थी। तो शांति स्थापित हुई, जैसे जैसे शांति स्थापित हुई वैसे वैसे शीत युद्ध है वो धीरे धीरे क्या होता गया, कम में होता गया। इसके बाद आगे वाला आपसे पूछ ले कि निशस्त्रीकरण पर रोक लगाना, निशस्त्रीकरण पर रोक लगाना, पर रोक लगाना।
आगे वाला पूछ ले तो कहोगे निशस्त्रीकरण पर रोक लगाना। निशस्त्रीकरण पे रोक कैसे लगाई गुटनिरपेक्षता ने? कि दोनों महाशक्तियों के मध्य हथियारों को लेके होड़ चल रही थी कि कौन सा देश है वो किस ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को एकत्रित करता है। जिसके पास जितने ज़्यादा हथियार होंगे वह देश उतना ही ताकतवर होगा। ये दोनों महाशक्तियों को मानना था। तो दोनों महाशक्तियाँ क्या करने में जुट गई भाई कि अपने देश में, जैसे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर या फिर कल्याणकारी योजनाओं पे ध्यान नहीं दिया। कल्याणकारी योजनाएं कि दोनों महाशक्तियों ने कल्याणकारी योजनाओं पे ध्यान नहीं दिया था, और जो ध्यान दिया था वो हथियारों पे दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को एकत्रित किया जाए। लेकिन गुटनिरपेक्षता ने अपनी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, विकास करे तेज गति से, और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आई। तो जिस कारण जितने भी देश थे उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए गुटनिरपेक्षता को अपना लिया। और जैसे जैसे गुटनिरपेक्षता को अपनाते गए वैसे वैसे हथियारों की संख्या में है वो क्या होती गई, कमी होती गई। क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं में हथियारों का कहीं महत्व नहीं था, जिस कारण क्या है धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलने लग गया। इसके अलावा आगे वाला आपसे पूछ ले कि विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग करना। आगे वाला कौन सा? विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग कि गुटनिरपेक्षता ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? आगे वाले कि विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग, जो नवीन राष्ट्र जो अभी आज़ाद हुए थे, नवोदित जो राष्ट्र थे वो अविकसित थे, विकासशील की ओर जा रहे थे, या विकासशील थे विकसित की ओर जाना था उन्हें, कि विकसित बनाना था। विकसित बनाने के लिए एक देश का दूसरे देश के साथ समझौता होना या फिर सहयोग होना बहुत ज़रूरी था। और वह सहयोग किसने प्रदान किया? गुटनिरपेक्षता ने प्रदान किया। कहने का मतलब है कि अपना आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास या फिर जितने भी विकासशील देश थे वो एक देश दूसरे देश के साथ क्या करने लग गया? संधियां या समझौते। जब संधियां या समझौते व्यापार की दृष्टि से होने लग गए तब एक देश दूसरे देश का आदान प्रदान बढ़ा, तो वो धीरे धीरे विकास है वो विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो गया। तो उपलब्धि यही है कि विकासशील जितने भी देश थे उन देशों में आर्थिक सहयोग करना और नए विश्वों की उत्पत्ति करना। आगे वाला पूछ ले नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य कि नई विश्व में गुटनिरपेक्षता ने अपना एक नया तीसरा गुटनिरपेक्षता से क्या मिल गया कि एक अलग रास्ता मिल गया, सभी देशों को अलग पहचान मिल गई, जिस वजह से वो एक नए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के निर्माण करने की ओर अग्रसर हो गए। कहने का मतलब है कि नया राष्ट्र, नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण तभी होता है जब राष्ट्र है वो अपना धीरे धीरे विकास करने लग जाता है, तब नए राष्ट्र का निर्माण होता है और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण होता है। कहने का मतलब इन्होंने एक दूसरे से लड़ना झगड़ना छोड़कर अपने विकास पे महत्व दिया, हथियारों पे को ज़्यादा महत्व न दे करके गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे महत्व दिया। जब कल्याणकारी योजनाएं लागू होने लग गई तब ऐसा एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। तो उपलब्धियां पूछ ले आपसे कि गुटनिरपेक्षता की किन्हीं 4 या 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक
उपलब्धियों तक आपको बात समझ में आ गई होगी, साथ साथ में आपने नोट भी कर लिया होगा। तो बाकी गुट निरपेक्षता की कमियां, पक्ष विपक्ष, वो आगे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे।